हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। कक्षा 12 की एक और क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आज आप साइड में देख सकते हो, हमने प्रश्न बैंक पूरा ही खोल रखा है। ठीक है, पूरा ही मेन प्रश्न ही खोल रखा है। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे पूरा आपका प्रश्न बैंक एक ही वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, हो सकता है वीडियो लेंथी हो, तो मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में आपके जो प्रश्न बैंक है वो कंप्लीट डिस्कस कर लिया जाए। और जो चैप्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं वो भी हम यहीं पे डिस्कस कर देंगे, ताकि आपको बार बार कोई दूसरी वीडियो देखने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम आपके यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी यहीं पे एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस कर लें। ठीक है, और सारी चीजें हम एक बार डिस्कस कर ले। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रश्न बैंक में आए हुए जो प्रश्न बैंक के अंदर आपको दिए गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान और लघुत्तरात्मक, जो अति लघुत्तरात्मक वाले क्वेश्चन है। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, एटलीस्ट वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान तो कंप्लीट होंगे, अति लघुत्तरात्मक में भी वही क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं होंगे। ठीक है, हाँ, आपको ये बोलेगा कि सर मेरे से तो कोई सा क्वेश्चन नहीं हो रहा, आप सारे करवाओ। पढ़ लो बेटा, 3 दिन और है, फिर पेपर है आपका। ठीक है, तो अब देखो तो हम चालू करें। तो अगर आप देखो तो ये आपके अनुक्रमण का दे रखी है 14 चैप्टर्स की आपको। ठीक है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा वो भी यहाँ पे दे रखा है। और मैं बात करूं यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। Q बराबर एन ई, हमने पढ़ा है प्लस माइनस एन ई होता है, हमें पता है। ठीक है, मैं बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो एक कूलम बराबर कितना होगा, एन ई का मान 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम। इसको इधर ले जाओगे तो एन बराबर कितना होगा, 1/1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। ये कितना आएगा आपके पास, 10 की घात 19/1.6। दिख रहा है आप लोगों को ये चीज? हाँ, दिख रही है। तो 1.6 का ये कितना आ जाएगा आपके पास, 0.625 इंटू 10 की घात 19। ठीक है, इसको इधर ले जाओगे तो 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन कौन सा है आपके पास यहाँ पर, ऑप्शन है बी, 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर मैं बात करूं आपका ये सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन समान आवेश प्रत्येक प्लस क्यू, लिखना है किसी को, लिख लो फटाफट से ना, वीडियो पॉज करो, लिख लो। वैसे लिखने की अब जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसको फटाफट सॉल्व करते चलो खुद से, 2 दिन बाद एग्जाम है आपका। तीन समान आवेश प्लस क्यू एक ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हुए हैं। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है, ए है। कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 होगा, ये भी एंगल कितना होगा, 60 होगा। यहां पर आवेश कितना है, तो इस आवेश क्यू के द्वारा इस पर फोर्स कितना लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। और कितना होगा, अगर मैं परिमाण की बात करूं तो के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। इस क्यू के द्वारा तो इसके घटक निकालेंगे हम, इधर कितना आएगा, एफ cos 60, इधर एफ इस वाले का cos 60, इसका इधर घटक एफ sin 60, इस वाले का इधर घटक एफ sin 60। तो कितना आ जाएगा आपके पास, एफ नेट 2f sin 60, 2f का मान के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, sin 60 का मान √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास कितना आ जाएगा, √3 के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो यहां से ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके पास डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, किसी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है। कैसे करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को नेगेटिवली चार्ज कैसे करोगे, उसको इलेक्ट्रॉन्स दे करके। ठीक है, तो अधिक इलेक्ट्रॉन देने से, ऑप्शन नंबर ए। दो प्रत्येक एक कूलम आवेशों को 1 किमी दूरी पर रखने पर उनके मध्य लगा बल कितना होगा। दो चार्जेज हैं,
कितना है दोनों चार्ज, F बराबर कितना है आपको, 1 कूलम आवेश है, 1 कूलम आवेश है, K Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर होता है, जानते हो, ठीक है। F बराबर कितना दे रखा है, K का मान 9 × 10 की घात 9, Q का मान 1 कूलम, R 1 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करोगे तो 1000 मीटर, ठीक है। तो ये कितना होगा, 10⁶, और यहां से कितना जाएगा, F बराबर के 9 × 10⁻³ न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ भरा रहता है उसमें प्राय धातु की जंजीर लटकाई जाती है, इसका कारण क्या है, ताकि अपन इसको क्या कर सके, भू संयोजित कर सकें, ताकि उस बॉडी के ऊपर क्या हो, चार्ज इकट्ठा नहीं हो सके, वो पूरा चार्ज जो है, आवेश जो है वो आपका ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाए, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर सी। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक होता है, कई बार पेपर में पूछा गया है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी 8.854 × 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, दो समान गोले जिन पर +q और -q चार्ज है, अच्छा अगर इसको ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से कर लो, वैसे करना चाहो तो वैसे कर लो, कैसे भी कर सकते हो आप इसको। दो समान गोले जिन पर +q और -q आवेश है, एक गोला हमने बोल दिया इस पर चार्ज कितना है, +q, दूसरा गोला है स्मॉल, है ना, ठीक, +q, दूसरा गोला है जिसपे -q चार्ज है, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इनके बीच में फोर्स F काम करता है। अगर दोनों गोलों के बीचों बीच एक समान +q गोला रखा जाए, इन दोनों गोलों के बीचों बीच में हमने क्या रखा है, एक +q गोला रख दिया, ठीक है। तो उस पर कार्य करने वाला बल कैसा होगा, देखो ये +q है, ये +q की तरफ फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण फोर्स लगाएगा, रिपल्शन फोर्स लगाएगा -q की तरफ, ये -q है और ये +q है, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी किधर लगाएगा फोर्स, तो फोर्स की नेट दिशा किधर आ रही है, -q की ओर। तो ऑप्शन से अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, पहले में कोई दिशा नहीं, गलत है, दूसरे ऑप्शन बी में क्या है, +q की तरफ, ये भी गलत है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, -q की तरफ, सही है, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, +q की तरफ, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी सही बचा, तो ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि कितना होगा, देखो एफ बराबर की मैं बात करूं कितना था, k² / r², सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नेट एफ डैश कितना होगा, F1 की बात करूं, k² डिस्टेंस का मान कितना होगा, k² / r², और इसका मान 1/2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 4F, F2 कितना आएगा, सीधी सीधी वही बात है, के लिए भी करोगे तो यही आएगा 4F, ठीक है। नेट एक ही डायरेक्शन में, तो F नेट कितना आ जाएगा, या F डैश कितना आ जाएगा, F1 प्लस, और डायरेक्शन आपकी -q की तरफ, ठीक है। तो यहां से आपके पास फोर्स निकल के आ जाएगा। फिर आपसे बात करें कि यदि दो आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर परावर्तक माध्यम भर दिया k, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा k गुना कम हो जाएगा आपके पास, ठीक है। एक धातु के गोले पर धनावेश दिया जाता है, धनावेश दे दोगे तो क्या करोगे, दूसरे गोले को क्या कर दिया जाता है, उतना ही ऋणावेश दे दिया जाता है, दोनों गोलों के द्रव्यमान समान है, तो क्या होगा, एक गोला है A, ठीक है, एक गोला है A, दूसरा गोला है B, ए को क्या करो पॉजिटिव चार्ज, बी को क्या करो नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज करने के लिए क्या करोगे, उससे इलेक्ट्रॉन्स लोगे, नेगेटिव चार्ज करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन लोगे तो कितने की मास की कमी होगी, 9.1 × 10 की घात -31, और इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसमें क्या करोगे, मास इसको दोगे, तो इसमें मास प्लस होगा और इसमें मास माइनस होगा, इससे मास में कमी हो रही है, मतलब ए का द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा, और बी का द्रव्यमान, इसको मास दे रहे हो मतलब बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए, ए के द्रव्यमान में कमी होगी,
और बी के दिख नहीं रहा होगा ये तो आपको, बी के बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस कौन कौन से क्या क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ए और बी दोनों के द्रव्यमान उतने ही रहेंगे, नहीं, ए और बी दोनों के द्रव्यमान चेंज हो रहे हैं। ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, नहीं, ए का द्रव्यमान में कमी हो रही है। बी का द्रव्यमान घट जाएगा, नहीं, बी का द्रव्यमान बढ़ रहा है। ऑप्शन डी, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, हाँ, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बढ़ रहा है। ठीक है, तो 9वें का आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन डी। फटाफट से लिख लो अगर करना है तो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर है, इनके बीच कूलम्ब बल होगा। दो इलेक्ट्रॉन है और दूरी का मान 1 एंगस्ट्रॉम है, आराम से कर दोगे, कितना आ जाएगा 2.3 10⁻⁸ न्यूटन। ठीक है, सॉल्व कर देना, के क्यू स्क्वायर बटे आर, क्यू का मान कितना है यहाँ पे 1.6 10⁻19, और दूरी कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम, जिसको मीटर में चेंज करोगे तो 10⁻10 मीटर। आराम से सॉल्व करना घर बैठ के। ऑप्शन नंबर ए। 11वें में बात करोगे तो किसी उदासीन धातु की प्लेट पर 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, तो इस पर विद्युत आवेश कितना होगा और कैसा होगा। कैसा क्यों बोला, क्योंकि ऑप्शन में प्लस माइनस दे रखा है। बताओ, उस धातु की प्लेट से हमने क्या किया है, उदासीन धातु की प्लेट, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हमने, तो उस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव का होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो गया। Q बराबर कितना होता है एन ई, हमने क्या किया है, Q का मान निकालना है, N का मान 10⁻19, E का मान 1.6 इंटू 10⁻, ये कैंसिल, तो Q का मान कितना आ गया 1.6। उससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो उस पर कैसा आएगा, प्लस का आएगा। तब बात, ऑप्शन नंबर बी। वायु में रखे दो आवेश एक दूसरे को 10⁻⁴ न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं। एफ एयर का मान आ रखा है आपके पास कितना, 10⁻⁴ न्यूटन। ठीक है, दोनों आवेशों को मध्य तेल भर दिया तो फोर्स कितना हो गया, एफ मीडियम कितना आ गया 2.5 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। तो आपसे पूछा है तेल का परावर्तनांक क्या होगा। ठीक है, क्या होता है एफ मीडियम, ठीक है, क्या होगा एफ एयर बटे एप्सिलॉन, या फिर के दे रखा है, जैसे यहाँ पे नहीं दे रखा तो एप्सिलॉन ही निकालेंगे, एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, एप्सिलॉन, ठीक है, एफ मीडियम कितना है 2.5, 10⁻⁵ न्यूटन बराबर के एफ एयर 10⁻⁴ न्यूटन बटे एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर कितना आएगा 10⁻⁴ बटे 2.5 इंटू 10⁻⁵। इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁴ 10⁵ बटे 2.5, कितना बचेगा 10 बटे 2.5, भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, ढाई का भाग दे रहे हो 10 में, कितनी बार आएगा 4 बार। तो एप्सिलॉन आर का मान कितना आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो यह सिल्क को इलेक्ट्रॉन दे देगी, सिल्क पर क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 13वें में ऑप्शन नंबर बी। 14वां, समान त्रिज्याओं के दो गोलाकार चालकों बी एवं सी पर आवेश की मात्रा समान है तथा उन्हें एक दूसरे से कुछ दूर रखने पर लगने वाला बल का मान F है। हाँ, फिर हमने किया ये क्वेश्चन तो है ना, डिटेल में देख लेना, वहां से पुरानी वीडियो का देखोगे तो दो चार्जों को लेके आओगे तो दोनों पर कैसा जाएगा, दोनों पर कैसा जाएगा, आधा चार्ज हो जाएगा, ए पर जितना चार्ज हो उतना ही चार्ज बी पर आ जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, फिर कर लेना इसको, है ना, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, तो इसका क्या मतलब है, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे वस्तु की तरफ तो वस्तु कैसे जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। धातु का परावर्तनांक अनंत होता है। निम्न में से गलत कथन चुने, कूलाम का नियम परिभाषित करता है गलत कथन। परमाणु के नाभिक में प्रोटोनों को, परमाणु के नाभिक में प्रोटोन और न्यूट्रॉनों को बांधता है। कूलाम बल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनों को बांटेगा, बांधेगा। ठीक है, न्यूट्रॉनों पर बल नहीं लगेगा, तो ये गलत है आपके पास बी ऑप्शन। 17वें में बी। 18वें की बात करें, विद्युत आवेश की
की एक समान गति से उत्पन्न होता है। क्या होता है? आवेश की एक समान गति से क्या उत्पन्न होता है? आवेश की एक समान गति से अपना विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, तो दोनों ही उत्पन्न होंगे। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? एफ बराबर क्या होता है? क्यू ई। ई बराबर क्या होगा? एफ बटे क्यू। एफ का मात्रक न्यूटन, इसका न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? एक त्रिज्या आर एक आर त्रिज्या के गोले ठोस गोले को एक समान रूप से आवेश वितरित है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र ई अंदर तथा बाहर गोले की त्रिज्या के आर के मध्य संबंध है। अंदर की ओर क्या होगा? ई डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए। एक आवेशित खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। कहाँ उत्पन्न नहीं करता आवेशित खोखला गोला? गोलीय कोश के अंदर कहाँ अपने पास विद्युत क्षेत्र नहीं होता? आंतरिक बिंदुओं पर। ई का मान 0 आता है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत बल रेखाओं के बारे में सत्य कथन, इनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता। ये सारी रेखाएं कैसी हैं? काल्पनिक हैं। बाकी के तीनों इसके लिए सही है, बस एक चौथा ही गलत है बस। ठीक है। तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए। अब फिल इन द ब्लैंक की बात करें। द्विध्रुव को अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों का अनुपात 2:1 है, 1:1 है। फ्रैंकलिन अर्थात आवेश की सबसे छोटी इकाई है, जबकि फेराडे क्या है? आवेश की सबसे बड़ी इकाई है। कूलाम नियम 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरी के लिए सत्य है। इससे कम होगी तो नाभिकीय बल प्रबल होगा, इसलिए अपन अधिक दूरी के लिए इसका देखते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। निकाल लेना है ना आराम से बैठ के। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इक्वल चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। विद्युतदर्शी, ठीक है, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप एक सरल उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन 30। किसी आवेश पर कई आवेशों के कारण लगाए गए बलों का परिणामी इन बलों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है, एलजेब्रिक सम के बराबर होता है। ठीक है। आवेश पर कई आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों का परिणामी इन बलों के बीजगणितीय की जगह पर सदिश योग कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। बल की बात करो तो सदिश योग कर लेना इसको, है ना। इन बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में सदिश योग। 31 क्या कह रहा है? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन है, जो आपको दे रखी है। ठीक है। जब एक परावैद्युत को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके परमाणु या अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है। किसी तरह व्यवहार करते हैं, एक डायपोल की तरह। किसी डाइलेक्ट्रिक को हमने क्या रख दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो कैसे बिहेव करेंगे वो? एक डायपोल की तरह। जब किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर कुल कार्यरत बल एफ नेट बराबर 0 होगा। कुल कार्यरत बल का मान 0 होगा। एक चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर किसके समानुपाती होती है? आवेश के समानुपाती होती है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव किसकी ओर होती है? सदैव तल के लंबवत होती है। जिस तल में विद्युत क्षेत्र आरोपित है उसके लंबवत होती है। क्वेश्चन नंबर 37। एक छोटे द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय कितनी गुनी होती है? आराम से अभी निकाला, 2:1 होती, निकाल लेना। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अभी क्वेश्चन में लिखा है, अच्छा द्रव्यमान नहीं लिखा, 9.1 × 10⁻³ kg लिया है, द्रव्यमान भी लिया अपन, है ना। विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर स्थित निकाल दोगे, निर्वात की विद्युतशीलता ये कर दोगे आप। इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो बढ़िया। एक यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर होता है। ठीक है। सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है आपका? अच्छा, पहले कितने नंबर का आ रहा है वो देख लेते हैं अपन, कि जो सेकंड चैप्टर जो है आपका, ये आ रहा है आपका 3 नंबर का। ठीक है। और इससे आपका एक तो 1.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये देखो, यहां पर आप देख सकते हो कि सेकंड चैप्टर से आपका एक तो आधे नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, एक आएगा आपके पास क्या 1 नंबर का, और एक आएगा 1.5 नंबर का। ठीक है।
तो अब हम इसके क्वेश्चंस की बात करें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हाँ, क्या कह रहा है पहला प्रश्न, समविभव पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण। समविभव पृष्ठ, ये एक समविभव पृष्ठ, विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, इसके लंबवत जाएंगी, तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक निश्चित दूरी पर हैं, उनके बीचों बीच स्थित बिंदु पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों शून्य होंगे, नहीं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र शून्य परंतु विद्युत विभव शून्य नहीं, गलत है। विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है किंतु विद्युत विभव शून्य है। ठीक है, दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक निश्चित दूरी पर है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसके बीच बीच में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तो शून्य नहीं होगा, लेकिन अपने पास क्या होगा, विद्युत विभव शून्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान होगा, क्या होगा, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्योंकि अपॉन आर होता है तो व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगा। पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक चालक है। देखो, पृथ्वी का विद्युत विभव कितना है, शून्य है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी एक चालक है, कंडक्टर है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, किसी चालक गोले के अंदर विद्युत विभव, ठीक है, क्या होगा, केंद्र से सतह की ओर नियत रहता है। किसी चालक गोले के अंदर क्या होता है, आपका जो विद्युत विभव है केंद्र से सतह की ओर नियत रहता है। चालक की सतह तक, सतह के बाहर आपका ये घटता है, लेकिन सतह तक क्या रहता है, ये नियत रहता है। और सतह तक आपके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले तो वो कौन, जीरो रहेगा। ठीक है, सतह पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव अधिकतम तथा न्यूनतम होगा जब द्विध्रुव अक्ष व बिंदु के बीच मिलाने वाली रेखा के बीच क्रम से कोण कितना हो। अधिकतम कब होगा, 0 डिग्री पर, न्यूनतम कितना होगा, 180 पर। क्यों, क्या मान होता है, v बराबर के केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, v बराबर के केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कॉस थीटा का मान अधिकतम कब होगा, थीटा बराबर 0 पर। कॉस थीटा का मान न्यूनतम कब होगा, थीटा बराबर 180 पर, तो माइनस बना जाता है। ठीक है, 5 कूलाम का एक आवेश 0.5 मीटर से विस्थापित किया जाता है, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 10 जूल है। आपसे बोला है कि कार्य दे रखा है 10 जूल, आवेश दे रखा है 5 कूलाम और विस्थापन दे रखा है 0.5 मीटर। अब आपसे पूछा क्या है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। वी ए माइनस वी बी क्या पढ़ा है हमने, वी ए माइनस वी बी कितना होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, डब्ल्यू कितना दे रखा है अपन को, 10 जूल, और आवेश कितना है, क्यू का मान 5 कूलाम, तो कितना आ जाएगा आपके पास, वी ए माइनस कितना, 2 वोल्ट आ गया आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, दो- 20 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक 0.2 मीटर तक लाने में किया गया कार्य 2 जूल है, दोनों के बीच में विभवांतर। ये वही क्वेश्चन है, वापस से सेम वही न्यूमेरिकल है, बस वैल्यू चेंज कर दी आपके पास। तो आवेश का मान 20 कूलम दे रखा है और कार्य कितना दे रखा है, 2 जूल, भाग दे दोगे दो में, कितने का, 20 का, कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। ठीक है, एक संधारित्र को बैटरी द्वारा आवेशित करके बैटरी को विच्छेद कर देते हैं, संधारित्रों के पट्टे डाइलेक्ट्रिक पट्ट सरकाते हैं, जिसके फलस्वरूप, सीधा पढ़ लो ऑप्शन नंबर सी, पट्टिकाओं पर विभवांतर में कमी, संचित ऊर्जा में कमी, परंतु पट्टिकाओं के आवेश पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी। 10वां क्वेश्चन, किसी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निम्न में किस सूत्र द्वारा प्राप्त होती है, कितना है, क्यू स्क्वायर बटे 2c। ठीक है, सारे सूत्र मैंने बोला था, स्थितिज ऊर्जा के तीन सूत्र, तीनों को याद रखना है। हो सकता है निम्न में से किस सूत्र के द्वारा नहीं दी जाती है। ठीक है, तीनों सूत्र देते, चौथा अलग से पूछ ले आपसे, याद रख लेना। प्रत्येक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा रहती है, कहाँ रहती है प्रत्येक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा, दोनों पट्टिकाओं के मध्य, ऑप्शन नंबर सी, पट्टिकाओं के मध्य क्षेत्र में। सी के संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी, ये देखो, पहले हमने बोला क्यू स्क्वायर बटे 2c, अब की बार क्या दे दिया उन्होंने, 1/2 cv स्क्वायर के रूप में। ठीक है, जबकि विभव के रूप में दे दिया उन्होंने, कितना हो गया, 1/2 cv स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, जब दो आवेशित चालकों पर परस्पर स्पर्श कराया जाता है तो
जब दो आवेशित चालकों को हम क्या कर रहे हैं, परस्पर स्पर्श करा रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों चालकों का आवेश संरक्षित रहता है। दोनों आवेशों का चालक आवेश का क्या है, संरक्षण नियम का पालन करता है। दोनों को जब टच कराओगे तो आवेश का मान कितना रहेगा, संरक्षित रहेगा, टोटल आवेश कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर बी था। क्वेश्चन नंबर 14, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, इनमें से किसके ऊपर निर्भर करेगी? क्या था समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला, सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। तो ए पर डिपेंड करेगी और स्मॉल डी पे डिपेंड करेगी। यहां पर क्या है, डी की बात कर रहा, प्लेटों के मध्य दूरी पर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैपिटल सी है, यदि उनकी प्लेटों के मध्य की दूरी आधी कर देते हैं तो क्या मान होगा? धारिता कितनी दे रखी है, सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। प्लेटों की मध्य की दूरी को क्या कर रहे हो तुम, आधा। ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, सी डैश कितना जाएगा आपके पास, ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी इंटू 2। ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो सी डैश बराबर कितना जाएगा, 2c, ऑप्शन नंबर बी। क्या संधारित्र में परावैद्युत माध्यम के रूप में धातु का उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि चालक होती है तो आपका यहाँ पर डाइपोल उतना नहीं बन पाएगा, यहाँ पर हमको कुछ चालक बढ़ना पड़ेगा, है ना। कैसे व्यवहार करते हैं, द्विध्रुव की तरह व्यवहार करना, द्विध्रुव की तरह अपना चालक व्यवहार नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब संधारित्र में परावैद्युत वायु के स्थान पर के भर देते हैं तो तो धारिता क्या हो जाएगी, के गुना बढ़ जाती है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ती है, अच्छा ये मैंने चेंज नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका आंसर है बी, 16 में आपका आंसर है बी, बी। ठीक है, नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17 में है बी, के गुना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी जब हम इसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, ए का मान बढ़ा देंगे, डी का मान कम कर देंगे तो भी बढ़ जाएगी, ए का मान बढ़ा दोगे तो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बढ़ाने पर दूरी क्या करनी पड़ेगी, दोनों प्लेटों के मध्य की कम करनी पड़ेगी, तभी बढ़ेगा सी का मान। ठीक है, किसी कुचालक का परावैद्युतांक नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि इनफाइनाइट किसका है, चालकों का है। एक आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, प्लेटों की दूरी बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, एक आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये होती है, तो प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करती। 21, हाँ 20वें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी था। 21वें की बात करें, एक समांतर प्लेट संधारित्र को सर्वप्रथम आवेशित किया जाता है, फिर इसकी प्लेटों के बीच क्या कर रहे हो, परावैद्युतांक की पट्टिका रखी जाती है, अपरिवर्तित रहने वाली राशि क्या है, क्यू है, आवेश। ठीक है, फिर बात करें संलग्न चित्र में आपको एक डायग्राम दे रखा है, इधर देख लो इसको। अब इसके ऑप्शन देखने से पहले इसको सॉल्व कर लोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, एक बार ऑप्शंस पे हल्की सी निगाह मारना, पर मेरे हिसाब से तो ऑप्शन देखने से पहले इसको सॉल्व कर लेना। क्या कह रहा है देखो, तो सत्य संबंध है, एक बार संबंध देख लेना हल्के से कि किस तरह के आपको ये दे रखे हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा किस रूप में आपको ये निकालने हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर दे रखा है V1, इस पर कैपेसिटेंस C1 और चार्ज Q1, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V2, C2, Q2, V3, C3, Q3। ठीक है, यहाँ पर V प्लस माइनस। देखो समांतर में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस समान होगा, होगा, तो V2 बराबर किसके होगा, V3 के होगा, होगा। यहाँ पर आवेश Q है, ठीक है, इस बिंदु पर क्या होगा, आवेश का मान संरक्षण नियम का पालन होगा, तो Q1 किसके बराबर होगा, Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर यहां से देखो धारा
आवेश का फ्लो ओके उसको डिनोट करता है धारा को। तो यहां से अगर तुमने बोल दिया धारा कौन सी है I1, तो यहाँ पर कौन सी आएगी I2 प्लस I3। ठीक है, I1 बराबर के I2 प्लस I3। I कितना होता है Q1 बटे T, ये Q2 बटे T, Q3 बटे T से T कैंसिल, तो यही आ जाएगा आपके पास वापस से। ठीक है, और मैं बात करूं यहां से, देखो V1 बराबर की V2 प्लस V3, तो टोटल V कितना हो जाएगा आपके पास V1 प्लस ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल टू V1 प्लस V2, या फिर लिख सकते हो V इक्वल टू V1 प्लस V3, क्योंकि V2 और V3 आपके दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब आते हैं अपना ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, आप भी देखो चलो ऑप्शंस। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए देखो क्या कह रहा है, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, नहीं Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3। ऑप्शन बी को देखो, Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3, Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3, सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं V इक्वल टू क्या कह रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3, नहीं ये गलत है, V इक्वल टू V1 प्लस V3 या फिर V इक्वल टू V1 प्लस V2 होना चाहिए। ऑप्शन सी Q इक्वल टू Q2 प्लस Q3, सही है, शाबाश। और ये क्या कह रहा है, V इक्वल टू V1 प्लस V2, सही है, शाबाश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपन के हो गए हैं। अब मैं बात करूं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्वेश्चन नंबर 23, किसी भी आकृति के दो चालक जिन पर बराबर एवं विपरीत आवेश हो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संधारित्र कहलाते हैं। दो प्लेटें हैं, समान कर पढ़ रखा है अपने कई बार। चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहेंगे, उसकी धारिता कहेंगे, कैपेसिटेंस को क्या कहेंगे, कैपेसिटी कहेंगे, कि कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, संधारित्र पर कुल आवेश सदैव कितना होता है, शून्य होता है। टोटल चार्ज संधारित्र पर कुल आवेश, एक प्लेट पर पॉजिटिव होता है दूसरी पर नेगेटिव होता है, टोटल चार्ज कितना होगा, 0 होगा। यदि दो संधारित्र C1 एवं C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तुल्य धारिता थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि तुल्य धारिता अगर तुम बात करो, जब ये श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो क्या आएगा आपके पास, तुल्य धारिता हम कैसे निकालते हैं, 1/C इक्विवेलेंट, ये सूत्र पढ़ा हमने, 1/C1 प्लस 1/C2। इसने क्या पूछा है, C इक्विवेलेंट कितना होगा, एलसीएम लोगे। ठीक है, कैसे निकालोगे C इक्विवेलेंट का मान, इसका एलसीएम लोगे C1 C2, और ये आएगा यहाँ पर C2 प्लस C1, तो यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, उल्टा कर दो, C1 C2 बटे C1 प्लस, ये मान रखना है। ये मत कर देना तुल्य धारिता आप ये लिख के आ जाओ, नहीं ये गलत हो जाएगा। तुल्य धारिता कितनी होगी, C1 C2 बटे C1 प्लस C2। ऐसे तुल्य प्रतिरोध जब समानांतर क्रम में है तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ध्यान रखना, ये चीज छोटी छोटी चीजें हैं जो आप गलत कराते हो। देखो सही, कोई क्वेश्चन हार्ड आया है उसको कभी गलत नहीं करोगे, दिमाग लगा के काम करोगे कि हम हार्ड है ये चीज, हमसे नहीं हुआ, हमने 3 बार 4 बार सॉल्व किया तब जाके हुआ और हम इसको करके आ गए, सर क्या ये सही सही होगा, वो तुमने 3 बार 4 बार क्वेश्चन को पढ़ा है, पूरा ध्यान पूरा 100% कंसंट्रेशन से उसको सॉल्व किया है, वो सही होगा। हो सकता है आंसर में थोड़ी सी मिसमैच हो जाए, पॉइंट की गलती हो जाए थोड़ी बहुत, ज्यादा और कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो इजी क्वेश्चन है इसमें क्या रहता है, अरे यार आसान है, छोड़ो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हो, इसको जब तक कर लेते हैं। ठीक है, तो दिमाग में ये आसान वाला भ्रम हटा देना, आसान क्वेश्चन ही है जो हमेशा गड़बड़ करवाते हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 27, जब परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच भर दिया जाता है तो क्या होगा, इसकी धारिता तो बढ़ जाती है। ठीक है, और विभवांतर क्या हो जाता है, कम हो जाता है या घट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता सदैव समायोजन से जुड़े सबसे अधिक मान से संधारित्र से भी क्या होती है, समांतर क्रम में करोगे तो क्या आएगा, ज्यादा आएगी, जिसका भी जो भी है उससे सबसे ज्यादा आएगी। ठीक है, अधिक हो जाएगी, अधिक आएगी। किसी बाह्य विभव बी आर में क्यू की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, विभव दे रखा है वी, क्यू की स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है क्या होगी, यू बराबर के क्यू इंटू वी, पढ़ा अपन ने, कितना होगा, यू बराबर के क्यू इंटू वी।
एक समान विद्युत क्वेश्चन नंबर 30, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर या फिर माइनस पी ई कॉस थीटा। बाह्य बल द्वारा किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। ठीक है, विभव भौतिक राशि का मात्रक क्या है? जूल पर कूलाम्ब है। जूल पर कूलाम्ब दे रखा है। जूल क्या होता है? वर्क, और कूलाम्ब चार्ज, डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या है? विभव है। तो विभव की बात कर रहे हैं यहाँ पर। विभवांतर भी लिख सकते हो, जूल पर कूलाम्ब, वी ए माइनस वी बी, तो ये क्या है? विभवांतर भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। ठीक है, परावैद्युत परमाणुओं में आवेशों के विस्थापन की घटना क्या है? ध्रुवण। ठीक है, भौतिक राशि जिसका मात्रक फैराडे होता है वह क्या है? धारिता। क्वेश्चन नंबर 35, किसी समविभव पृष्ठ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर समविभव पृष्ठ पर विभव समान है, दोनों में से घटा दोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 0। समांतर पट्ट संधारित्र के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0। समविभव पृष्ठ के कोई दो गुणधर्म आराम से लिख दोगे। विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत होता है, इस पर विभव का मान समान होता है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, बहुत है अपने पास। संधारित्र की धारिता का मात्रक अभी बोला अपन ने, फैराडे होता है। दो समान संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कैसी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। कैसे जोड़ोगे? समांतर जोड़ दोगे, सी प्लस सी कितना हो जाएगा? 2c। ठीक है, ये एक डायग्राम दे रखा है, इसके बारे में आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस को आप कर लोगे। ठीक है, कर लोगे इसमें। ठीक है, यहां पर आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3, विद्युत धारा। ठीक है, ये आपका 4 नंबर का है, जिसमें आपके पास दो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, एक रिक्त स्थान आ रहा है, एक लघुत्तरात्मक, एक अति लघुत्तरात्मक। ठीक है, यहां से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 1 से ही बातें कर लेते हैं अपन तो। हम्म, हाँ, पहला क्वेश्चन, एक चालक में 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, चालक से प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चैप्टर 3 विद्युत धारा क्या होता है? आई बराबर के क्यू अपॉन टी। क्या होता है? आई बराबर के क्यू अपॉन टी। ठीक है, और आपसे बोला है कि आई का मान 4.8 एम्पियर, क्यू का मान नहीं दे रखा अपन को, है ना? क्यू बराबर क्या होता है? एन ई होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है हमने। ठीक है, और ये आपको टी, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। एन बटे टी का मान हमसे पूछा है 4.8 बराबर के एन बटे टी, तो हमसे पूछा हुआ ही है। ई का मान 1.6, 10 की घात माइनस 19, तो इधर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, तो एन बटे टी कितना होगा आपके पास? पॉइंट से पॉइंट गया, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 3 इंटू 10 की घात 19। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, 3 इंटू 10 की घात 19। यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी दुगना कर दिया है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, प्रतिरोध क्या होगा? आर बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। लंबाई क्या कर दी है? दुगनी कर दी है। आर डैश क्या हो जाएगा? रो, रो पर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, 2l बटे एरिया भी क्या कर दिया आपका? अनुप्रस्थ काट भी क्या कर दिया? दुगना कर दिया है। 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो आर डैश बराबर किसका जाएगा? रो एल अपॉन ए के, ये क्या होता है? आर के, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन सी वही रहेगा। अनोमीय प्रतिरोध का उदाहरण है, निम्न में से अनोमीय प्रतिरोध का उदाहरण कौन सा है?
पढ़ लो, तांबे का तार, कार्बन प्रतिरोध, डायोड, टंगस्टन तार, कौन सा है? डायोड है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 4, धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि धातु का ताप बढ़ाते हो, ठीक है, ताप बढ़ाते हो तो धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है? नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, और टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा? वहां पर आपका विश्रांति काल कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम आपका कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, विश्रांति काल कम हो जाएगा, श्रांति काल नहीं, विश्रांति काल कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन बी क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान बढ़ जाता है, नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है। ऑप्शन सी भी कह रहा है, देखो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम हो जाता है, नहीं, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो बढ़ जाता है उल्टी। ठीक है, और ऑप्शन डी कोई नहीं, ऊपर वाला सही, विश्रांति काल कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिरोध का विलोम होता है। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का विलोम, इनवर्स क्या होता है? बताओ। प्रतिरोध का विलोम चालकत्व। ठीक है, यहां पर ऑप्शन ए क्या दे रखा है? चालकता नहीं होगा, प्रतिरोधकता कभी जिंदगी में नहीं हो, वोल्टेज कैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ, अगर ये दे रखा होता प्रतिरोधकता का इनवर्स, प्रतिरोधकता का विलोम क्या होगा? चालकता हो जाता। ठीक है, अगर आपसे यहां पे पूछा है रेजिस्टेंस का इनवर्स, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। ठीक है, अगर आपको यहां पर दे रखा होता रेजिस्टिविटी का इनवर्स तो आपका हो जाता है यहाँ पर कंडक्टिविटी, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का दे रखा है तो यहाँ पर होना चाहिए था कंडक्टेंस, कंडक्टेंस नहीं है तो नन ऑफ डी जा जाएगा। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, कितनी होती है अतिचालक पदार्थ की चालकता? अनंत होती है। इसकी आपसे पूछ रहे रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 0 होती है। अतिचालक रेजिस्टिविटी 0, चालकता अनंत। ठीक है, रेजिस्टिविटी चाला प्रतिरोधकता का उल्टा कितना होता है? चालकता होता है। प्रतिरोधकता का मान 0 तो 1/0 कितना हो जाएगा? अनंत आ जाएगा। समझ लो क्या कह रहा हूं? ठीक। अगला क्वेश्चन, हाँ, दिए गए परिचित्र में बी डी से प्रवाहित धारा, बी डी, देखो बी ऊपर है डी नीचे है, बीच में क्या लगा रखा अपन ने? धारा, ये प्रतिरोध लगा रखा है, इससे प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है? ठीक है, मैंने आपको बोल रखा है, देखो बी टी सेतु वाला डायग्राम दिख रहा है लगभग लगभग आपको, चेक कर लेते संतुलित अवस्था है कि नहीं है। चेक करो, पी बटे क्यू इक्वल टू आर बटे एस, सारे 30 है तो 1/1 इक्वल टू 1/1 आ गया, तो वीटस्टोन सेतु वाली कंडीशन है। वीटस्टोन सेतु लगा दो फटाफट से, वीटस्टोन सेतु वाली कंडीशन हो रही है संतुलित अवस्था वाली, तो बी डी से प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0, यहां से धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, और मजे की बात है वीटस्टोन सेतु की सिर्फ संतुलित अवस्था ही है आपके पास, और वो सारे आपके और बाकी के सब हटा दिए हैं। तो सबसे पहले वीटस्टोन सेतु लगाओगे, उसके बाद में चेक करोगे संतुलित अवस्था है कि नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर, इसका सात्विक आंसर 0, शून्य, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? ई वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। बाह्य परिपथ में प्रतिरोध स्मॉल आर ओम है, सेल के सिरों पर विभवांतर, देखो आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार फटाफट से जब तक आप लोग। एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? ई वोल्ट है। बेटा 44 मिनट की वीडियो हो गई, देख लेना कंप्लीट, नहीं पता चला 10 मिनट की देखी फिर बंद कर दो। ठीक है, एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट है। ठीक है, ये आपको सेल दे रखा है, और यहां मैंने मान लिया कि इसका आंतरिक प्रतिरोध है, और ये इसका बाह्य प्रतिरोध है। इसका मान दे रखा है, देखो इसका मान दे रखा है ई वोल्ट। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध का मान स्मॉल आर, कैपिटल प्रतिरोध का बाह्य प्रतिरोध का मान भी स्मॉल आर है। सेल के सिरों पर V बराबर क्या होता है? E माइनस
आई आर, ठीक है, आई आर कैपिटल आर होता है, अपने पास स्मॉल आर दे रखा है। आई कितना होगा, आई कितना होगा टोटल, वी इक्वल टू आई आर होता है, वी अपॉन आर होगा। तो यहां से v बराबर कितना हो जाएगा, e माइनस आई का मान रख दो मैं यहां से, ई आर बटे आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर का मान कितना है, स्मॉल आर, निकाल सकते हो ना ये तो आई का मान। टोटल प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे, और v कितना है, e का मान है e बटे आर प्लस आर, और ये स्मॉल आर पहले से था, ये रखा है मैंने आई का मान, समझ जाना। ठीक है, ये कितना होगा, 2r इंटू आर, तो आर से आर कैंसिल, यहां से v कितना आ जाएगा अपने पास, e बटे 2, सॉल्व कर लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किरचॉफ का प्रथम नियम अर्थात संधि नियम सिग्मा आई बराबर 0 किस संरक्षण के नियम पर आधारित है, आवेश संरक्षण के नियम पर। दूसरा नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। एक 50 वोल्ट की बैटरी को 10 ओम प्रतिरोध के साथ जोड़ने पर 4.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, एक 50 वोल्ट की बैटरी है, ये रे भैया 50 वोल्ट की बैटरी, इससे धारा प्रवाहित कितनी हो रही है, 4.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है ये तो हमें, और बाह्य प्रति एक 50 वोल्ट की बैटरी 10 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ने पर, ये आपको दे रखा है 10 ओम। कर सकते हो इसको, कोशिश कर लो। P बराबर क्या होगा, आई आर, ये कितना होगा, आई कैपिटल आर, आई कितना हो जाएगा, यहां से आपके पास 4.5, कैपिटल आर का मान 10, ई का मान 50 माइनस आई 4.5, स्मॉल आर हमें निकालना है। सॉल्व कर लोगे इसे बैठ के, ये कितना हो जाएगा 45 बराबर के 50 माइनस 4.5 इंटू आर, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये पॉजिटिव का है तो नेगेटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव का है तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, 4.5 आर बराबर के 50 माइनस 45, कितना आ गया 5, स्मॉल आर बराबर कितना आ गया 5 बटे 4.5, पॉइंट हटाया 0, 5 का नाम 45, 5 दाई 50, आर बराबर क्या आएगा, 9 का भाग दोगे 10 में भाग दोगे इसका 9 का, तो कितना आएगा 1.1 ओम के आसपास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1.1 ओम। क्वेश्चन नंबर 12, जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब क्या होगी, समांतर क्रम में सेलों को जोड़ दोगे तो क्या होगा, सीधा सीधा धारा बढ़ जाएगी। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, क्या होता है, सेल के विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर सी, सेल के जो इंटरनल जो अपने इलेक्ट्रोलाइट है उसका प्रतिरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 14, अब ध्यान से देखना इस वाले को। हेलो, रिकॉर्ड हो रही है, दिक्कत नहीं, अच्छा बटन दब गया था ये। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बैटरी द्वारा प्रदाय अधिकतम धारा होगी, बैटरी द्वारा प्रदाय अधिकतम धारा क्या होगी, आई बराबर है अभी हमने निकाला ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अधिकतम धारा कौन से केस में होगी तुम खुद बताना अभी मुझे, है ना। पहला है, ये सूत्र है अपने पास अधिकतम धारा का, सेल जुड़ा हुआ एक परिपथ में, वही परिपथ अभी थोड़ी देर पहले बनाया था अपन ने। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के तुल्य, देखो आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध अल्प होता है, 0 तो नहीं हो सकता, अल्प अपन मानते हैं कि बहुत अल्प होता है, बहुत कम होता है आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो स्मॉल आर क्या होता है, बहुत छोटा, जिसको बोलोगे अत्यल्प, इनफाइनाइटेसिमल, अत्यल्प बहुत छोटा, बहुत ज्यादा स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के तुल्य, कि ये दोनों जो का जो प्रतिरोध है
ये जो आर है ये किसके बराबर हो, कैपिटल आर के बराबर हो। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा इस अवस्था में आपके पास ऑप्शन नंबर ए में आई बराबर के मैंने बोल दिया ई बटे 2r के आसपास आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बराबर होंगे तो लगभग लगभग। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बड़ा हो, क्या हो रहा है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, बाह्य प्रतिरोध से बड़ा है। बाह्य प्रतिरोध तो देखो कुछ ना कुछ ऑर्डर का होगा। आई बराबर क्या होगा, ज्यादा आएगा किससे, ई बटे 2r से। आएगा कि नहीं आएगा, आर का मान ज्यादा है। ठीक है, तो आई का मान सॉरी आई का मान क्या होगा, कम आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा है ये मान। क्योंकि यहां पर कितना आएगा, ई बटे 2r। आर का मान क्या है, कैपिटल आर से बड़ा है, तो इससे तो ज्यादा ही आए, मतलब इससे तो कम ही आएगा धारा का मान, सीधी सीधी बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से छोटा हो। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध आर जो है बाह्य प्रतिरोध से छोटा है। ठीक है, तो सी, आर क्या है उससे छोटा है, तो ई का मान क्या आएगा। अब अगर ये छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो कितना आएगा, लगभग लगभग आर के ई बटे आर के आसपास आएगा। आई क्या है, ज्यादा आ रहा है किससे, ई बटे 2r से। कौन सा ज्यादा दोनों में से बताओ, ई बटे आर ज्यादा है कि ई बटे 2r ज्यादा है, ई बटे आर ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आई का मान ज्यादा आ रहा है। थोड़ा सोचने वाला है ये चीज, है ना। और सब ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यही आ जाएगा जब प्रतिरोध का मान छोटा हो। ठीक है, हाँ अगर ये ऑप्शन नंबर ए ऐसे दे रखा होता, बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो। बाह्य प्रतिरोध, मैं क्या कह रहा हूं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, तुल्य हो किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस के। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, बहुत छोटा है, तो बाहर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बहुत छोटा आएगा। लेकिन यहां पर क्या कह रखा है, आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस तुल्य है किसके, एक्सटर्नल के। तो एक्सटर्नल प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है, तो इंटरनल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बस थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर है, हो सकता है मिस प्रिंटिंग की वजह से हो गए हो, इंग्लिश से ट्रांसलेट कर रहे हो तो हिंदी में हो गया हो, और कोई रीजन यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि होगा ये। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन है सी, जो इसमें जो वर्ड्स दे रखे उसके आधार पर। ठीक है, सेलो के किसी संयोजन से, अगला क्वेश्चन नंबर 15, हाँ, सेलो के किसी संयोजन से अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सेलो को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, रिक्त स्थान की बात करें, किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रवाहित क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा की परिभाषा चैप्टर की परिभाषा है। किसी धातु में इलेक्ट्रॉनों में धनायनों के बीच दो लगातार टक्करों के बीच के समय को क्या कहते हैं, विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उससे प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध कौन करता है, प्रतिरोध करता है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करते क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। ठीक है, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग 0 होता है। किसी बंद लूप में होने वाले विभव परिवर्तनों का साधारण बीजगणितीय योग ये भी 0 होता है। ठीक है, दोनों किरचॉफ के दोनों नियम है, फर्स्ट और सेकंड। अमीटर सतह परिपथ की शाखा या घटक के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कहां जोड़ते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में अमीटर को। त्योहारों एवं सजावट पे लगाने वाले झालर में कैसे होते हैं बल्ब, सारे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, क्योंकि एक भी बल्ब खराब हो जाता है झालर आपकी खराब हो जाती है। जबकि हमारे घरों में बल्ब पंखे वगैरह कैसे होते हैं, समांतर क्रम में, कि अगर एक ट्यूबलाइट खराब होगी तो बाकी की जलती रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मानव शरीर की तंत्रिकाओं में प्रवाहित होने वाली धाराएं क्या होती है, माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है, 10⁻⁻6 एम्पियर की कोटि की होती है। ध्यान रखना ये चीज, है ना, कितनी होती है, माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पर आते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट लिख दोगे। ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है।
धारा घनत्व का मात्रक अभी डिस्कस किया था, कूलम सॉरी एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। विद्युत धाराएं सदैव अपरिवर्तित होती है, नहीं, ये चेंज होती रहती है। ठीक है, विद्युत धाराएं सदैव अपरिवर्तित होती हैं, नहीं होती। किसी विलयन में धनावेश तथा ऋणावेश दोनों गति कर सकते हैं, हाँ दोनों गति कर सकते हैं विलयन के अंदर। ठीक है, किसी मैटर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही गति करेगा, किसी मेटल के अंदर, धातु के अंदर। ठीक है, प्रोटॉन्स आपके गति नहीं करते। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण के आधार पर। बाकी क्या आप इन सबको कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 भी खत्म होता है, और ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, अभी 55 मिनट ही हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट बुक को तो चलो इसी में खत्म कर देंगे अपन। चैप्टर नंबर 4, ये भी आपका 4 नंबर का है। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ से, एक आपका रिक्त स्थान है, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 4 से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, ध्यान रखना इसको। यदि एक तांबे की छड़ से दिश धारा प्रवाहित हो रही है तो इस धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, कैसा होगा? छड़ के अंदर और बाहर दोनों तरफ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। परिनालिका के अंदर अंदर क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती कितनी होती है अपने पास? बी बराबर म्यू नॉट एन आई, आई के समानुपाती होती है, तो वही कह रहा है कि इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती। क्वेश्चन नंबर 3, 20 फेरे प्रति सेंटीमीटर की लंबी परिनालिका बनाई जाती है। परिनालिका के भीतर 20 मिली टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा होगी। ठीक है, बी का मान हमें कितना निकाल दे रखा है? अच्छा, ये आपको दे भी रखा है यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान 10⁻⁷ टेस्ला। अच्छा, अगर मैंने कोई गलती से कोई क्वेश्चन गलत बता दिया हो तो कमेंट में उसे सही कर देना। ठीक है, फ्लो फ्लो में हो जाती है कुछ गलती। बी बराबर क्या है अपने पास? दे रखा है 20 इंटू 10⁻³ टेस्ला। एन आपको दे रखा है कितना है? 20 फेरे पर सेंटीमीटर। ठीक है, 20 फेरे प्रति सेंटीमीटर। तो मैंने बोला स्टैंडर्ड यूनिट में, ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? 100 का भाग देते हो, तो 100 का जैसे भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2000 फेरे पर मीटर। ठीक है, और आपसे पूछा है यहाँ पर क्या है? धारा का मान क्या होगा? बी बराबर क्या है? म्यू नॉट एन आई। बी बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷। क्वेश्चन में ही दे रखा है ये तो। एन का मान 2000 इंटू आई का मान निकालना है। बी, ये आई हो गया, और यहाँ पर बी कितना दे रखा है? 20 इंटू 10⁻³ टेस्ला। कर लोगे सॉल्व? इधर ले जाओ, 20 इंटू 10⁻³ बटे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 2000 बराबर के आई। ठीक है, ये गया 5 बार, और ये अपने पास आ जाएगा 2 से 2.5। 2.5 इंटू ये कितना हो जाएगा आपके पास? 10⁻³ 10⁻⁴। ये क्या जा रहा है? 10 की घात 3, और ये कितना 10⁻⁴। ये ऊपर जाएगा तो आपके पास कितना जाएगा? 10⁻⁴ पॉजिटिव का, और ये अपने पास आ जाएगा 10 बटे पाई, तो ये आ गया अपने पास 25 बटे पाई। ऑप्शन में ये दे रखा है। ठीक है, नहीं दे रखा आपको ये ऑप्शन में। पाई का मान रख देंगे यहाँ पर अपन कितना? 3.14। ठीक है, तो 3.14 का भाग दे सकते हो, तो ऑप्शन कितने हैं? 8 4 2 1, सीधा सीधा भाग दे लेना। देखो अब ऑप्शन बहुत दूर दूर है। 8 4 कितने? 8 4 2 1, 3 का भाग दे के देख लेना। 3 अंठे कितना आ जाएगा? 8 एम्पियर। ठीक है,
और अगर आपको ऐसे नहीं देना तो मैंने आज बताया था 1/पाई कितना होता है 0.318, उससे गुना कर देना किसको 25 को। 25 अंठे और भी आता है, आगे छोड़ो उसको। 25 अंठे 200 हासिल की 20, 25 से कम 25 और 20 हासिल की 4, और 25 दिन 50, 25 75 और 4 79, और 3 के बाद पॉइंट कितना आ जाएगा, लगभग लगभग 8 के आसपास आ जाएगा। अब ये याद रख लोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो आप, 2 तरीके बता दिए। तो ऑप्शन नंबर ए, विद्युत प्रवाह का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था, ऑरस्टेड ने खोजा था। सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, चालक के कैसे होती है, ये अपने पास सीधे धारावाही चालक तार के, ये कैसे होती है, ये तार है, इसके चारों तरफ उंगली घुमाओगे तो कैसे आएगी, वृत्ताकार आएगी। चालक के तल के, ये चालक है, ये तार है, इसके तल के लंबवत वृत्ताकार, ठीक है। चालक के लंबवत तल में वृत्ताकार, चालक के लंबवत जो भी तल होगा उसमें वृत्ताकार आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, लंबे सीधे धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो क्या होगा, तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती आता है, निकाला है अपन ने सीधा फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती आता है, ठीक है। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यह नियम किसने दिया था, लेंज ने नहीं दिया, लेंज ने दिशा के बारे में बात की थी, एम्पियर ने नहीं दिया, ओम ने नहीं दिया, मैक्सवेल ने नहीं दिया, ये ऑरस्टेड ने दिया था, ठीक है। ऑरस्टेड ने दिया था, एक बार देख लेना और एक बार ढंग से, मेरे हिसाब से तो ऑरस्टेड ने दिया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर, अरे यार फटाफट से आंसर सुन लो। पहले का ऑप्शन सी है, दूसरे का बी है, देखो, ठीक है, दूसरे का क्या है बी, तीसरे का ए, चौथे का बी, पांचवे का सी, छठवें का बी, सातवें में ऑरस्टेड है, इसमें चारों में से कोई सा नहीं है, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखे, चारों में से कोई सा नहीं है, और एक बार आप खुद से इसको करेक्ट कर लेना, और अगर मेरे दिमाग से निकल गया हो, मतलब मुझे नहीं आ रहा दिमाग में, तो ये आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, एक चालक में प्रवाहित स्थिर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस नियम से दी जाएगी, किससे दी जाएगी, मैक्सवेल के नियम से, ठीक है। हाँ, ये जो नियम है, अपने सारे जो नियम है अपने दिशा निकालने के, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के, चुंबकीय बल की दिशा निकालने के, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड रूल, और ये सारे पढ़ने हैं। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं, अब कोई भी पूछ सकता है आपसे कि एक लाइन देती है, इनमें से ये कौन सा नियम है, अब कहां तक बताओगे आप लोग। हाँ, मुझे पता है आपसे डायग्राम नहीं बनेंगे, मुझसे आज भी क्लास में बच्चों ने बोला, और मुझे पता है नहीं बनेंगे आपसे डायग्राम, एक बार रफ डायग्राम बना लो, ठीक है। एक रफ डायग्राम बना लो, आपको वहां पर पेंटिंग नहीं करनी, आपकी पेंटिंग का एग्जाम नहीं, फिजिक्स का एग्जाम है। एक रफ डायग्राम जिससे सामने वाला बस समझ जाए कि आप क्या बनाना चाह रहे हो, ठीक है, बस। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय परिणामी बल अनुभव करता है, कितना होता है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो कितना चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा, तो कब करेगा, क्षेत्र की दिशा में नहीं करेगा, क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी के ऊपर, और उंगली रख के बी वेक्टर की तरफ घुमा दो, ये है ना चुंबकीय बल का मान, क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये बी है, ये बी है, तो बी के ऊपर लंबवत आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र की दिशा एवं वेग की दिशा दोनों के लंबवत, वी और बी दोनों के लंबवत इसकी दिशा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, गतिशील चुंबकीय क्षेत्र काट दो, यहाँ पर फालतू में दे रखा है, गतिशील आवेश से उत्पन्न हो सकता है विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। ये गतिशील आवेश है, इसके कारण क्या क्या उत्पन्न हो सकता है, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी, दोनों उत्पन्न हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किस कारण से होता है, गतिशील आवेश के कारण। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी आवेशित कण का आरंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत है तो उसका कैसा पथ होगा, वृत्ताकार होगा।
ठीक है, लंबवत वो अगर एंटर कर रहा है तो वृत्ताकार होगा, उसी की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही एंटर कर रहा है तो वो सरल रेखी होगा। और कैसा है, किसी एंगल पर एंटर कर रहा है तो हेलिक्स होगा, सर्पिलाकार, स्पाइरल जिसको बोलते हो। कॉपी होगी आपके पास स्पाइरल, वही वाली। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ, किसी धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा गया है कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई उंगलियां किसकी दिशा बताएंगी? चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, यदि किसी दक्षिणावर्त पेज के अनुदिश रेखा मान के क्या करते हैं, इसका भी आंसर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में घूमेगा। घुमाओगे तो क्या होगा? स्क्रू गेज, वो पेज का नियम पढ़ा है ना, वही है यहाँ पर, सीधा वही दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, किसी चुंबकीय, अच्छा ये क्रॉस वाला चिन्ह किसको बता रहा है? क्रॉस वाला चिन्ह चिन्ह किसको बताता है? चुंबकीय तल के अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर, और डॉट वाली चीज आपकी तरफ आएगा ये तो क्या देखेगा आपको? इसकी नोक, बताया था क्लास में, तो ये क्या है? बाहर, चुंबकीय तल के लंबवत बाहर की ओर। और ये अगर जाएगा तो पीछे से आपको इसका ये देखेगा, पीछे किसी तीर का पीछे वाला हिस्सा, तो वो कैसा होगा? क्रॉस जैसा होगा। ठीक है, तो क्रॉस दिख रहा है तल के अंदर लंबवत अंदर की ओर, और नोक दिख रही है तो तल के लंबवत बाहर की ओर। हाँ, किसी बंद पथ के लिए ये आपका एम्पियर्स लॉ दे रखा है के लिए चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन उस बंद पृष्ठ से निर्गत उसमें बीजगणित योग तथा म्यू नॉट का गुना होता है। ठीक है, ऐसे गॉस लॉ हमने पढ़ा था, कितना होता है? उसके अंदर उपस्थित आवेश और 1/एप्सिलॉन नॉट के गुना के बराबर होता है। एक ऐसा उपकरण जिसके द्वारा आपके, हाँ, सिलेबस से हटा दिया गया है, पर आवेशों को त्वरित करना है तो कौन करता है? साइक्लोट्रॉन करता है। ठीक है, आवेशों को त्वरित कौन करता है? साइक्लोट्रॉन करता है। किसी विद्युत धारावाही पास कुंडली का व्यवहार कैसा होता है? चुंबकीय द्विध्रुव या चुंबकीय छड़ चुंबक की तरह। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति होगा या फिर छड़ चुंबक भी यहाँ पर लिख सकते हो। गतिमान आवेश अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। दो समांतर तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होने के कारण वो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दो समांतर तारों में विपरीत दिशा में हो रही है तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक टेस्ला बराबर के 10⁴ गॉस। एम्पियर के परिपथ कोई लिख दोगे, इसमें ये लिख दोगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो ठीक है, इनको भी आप लोग कर दोगे। खुद को एक बार खुद से कर लेना सारे क्वेश्चंस को, जो नहीं हो वो पूछ लेना। ठीक है, जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं आपसे वो पूछ लेना। सत्रहवें का आंसर अपने पास म्यू नॉट था, 18वें का आंसर साइक्लोट्रॉन था, 19वें का आंसर चुंबकीय द्विध्रुव या फिर छड़ चुंबक, 20वें का आंसर चुंबकीय क्षेत्र, 21वें का आंसर आकर्षित, 22वें का आंसर प्रतिकर्षित, और 23वें का आंसर 10⁴ गॉस। ठीक है, फिर मैं बात करूं चुंबक एवं द्रव्य, चुंबकत्व एवं द्रव्य, 3 नंबर का चैप्टर है, छोटा सा। रिक्त स्थान आएगा, एक अति लघुत्तरात्मक आएगा और एक लघुत्तरात्मक आएगा। ठीक है, और ये सारे जो है ना लघुत्तरात्मक और ये जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं से बन जाने महत्वपूर्ण नियम है, इनको तो पढ़ ही लेना सभी। ठीक है, आपने देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन रिक्त स्थान वगैरह इन्हीं से हो गए सॉल्व, तो जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो इनको तो पढ़ के ही जाए। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्षेत्र मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछा आपसे। टेस्ला भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन एम्पियर मीटर भी होता है, आप निकाल के देख लेना है ना, सारे मात्रक है इसके, तो उपयोग तो सभी है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबक को लोहे चूर्ण में रखकर उठाया जाता है तो अधिकतम चूर्ण कैसा होता है उसके? किसी चुंबक को आपने लोहे का चूर्ण पटक रखा है, उसके अंदर घुमाया और बाहर निकालोगे तो क्या होगा? सबसे ज्यादा कहाँ होगा उसके? सिर ऊपर होगा। सबसे ज्यादा जो लोहे के चूर्ण चिपके हुआ होगा वो कहां पर होगा? उसके सिर ऊपर चिपका हुआ होगा। चुंबक में चुंबकत्व का कारण है इलेक्ट्रॉन की घूर्णीय गति। क्या कारण है? इलेक्ट्रॉन की घूर्णीय गति।
किसी चुंबक के केंद्र R से दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती होती है? R क्यूब के। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m अपॉन R क्यूब। m क्या है यहाँ पर? क्या है यहाँ पर? m अपने पास चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद वक्र बनाती हैं। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के प्रावलन के बीच की दूरी, वही कूलम्ब बल पढ़ा है आपने, यहाँ पर चुंबकत्व के लिए कूलम्ब बल पढ़ा था अपन ने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 बटे R स्क्वायर, वो ये यहाँ पर। इनके बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए और ध्रुव प्राबल्य दोनों को दोगुना कर दिया है। क्या कह रहा हूं मैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है साफ साफ? साफ नहीं दिख रहा हो, क्वालिटी बढ़ा लेना। मैं हो सकता हूँ ब्लर हो जाए, पर ये आपके पास जो नोट्स आ रहे हैं, ये साइड में जो पेपर आ रहा है आरबीएससी वाले, ये आपके ब्लर नहीं होंगे, ठीक है। मैं हो सकता हूँ ब्लर हो जाऊं क्योंकि मेरा फोन चार्ज नहीं है, मैं दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वाले फोन में थोड़ा सा नया फोन है तो पता नहीं क्या सिस्टम है, इसका मुझे समझ में नहीं आया। मेरा वाला फोन बढ़िया है, आराम से रिकॉर्ड करता है, बहुत ही कम ब्लर होता है। देखो, यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्य, तो अगर मैं बात करूं फोर्स क्या होता है आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, QM1 QM2 बटे R स्क्वायर। हमने क्या बोला है, इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय सामर्थ्य, ये ध्रुवों की ध्रुव प्राबल्य, ठीक है। और ये आपके पास डिस्टेंस है, दोनों को दोगुना कर दिया है। QM1 क्या कर दिया आपने, 2QM1, QM2 कितना कर दिया, QM2 डैश 2QM2, और R कितना कर दिया आपने, R डैश 2R कर दिया। तो यहां से F M डैश कितना हो जाएगा आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो एज इट इज 2QM1 2QM2 बटे 2R का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 4, दो दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो, ये आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 बटे R स्क्वायर। तो कितना आ गया ये, FM, ठीक है। तो क्या होगा, परिवर्तित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक क्षण चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? एक क्षण चुंबक है, साउथ से नॉर्थ, यहां से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होंगी, बाहर निकलेंगी साउथ से, ठीक है, उल्टा सॉरी, नॉर्थ से बाहर निकलेंगी, नॉर्थ से बाहर निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी, और अंदर क्या होंगी, साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगी, अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगी। क्लोज लूप ऐसे ही बनाती है ना ये, ठीक है। तो यही बात है अपन को यहाँ पे बतानी है। सीधा ऑप्शन नंबर डी देखो, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, एवं चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ध्यान से पढ़ा करो, एक बार पहले जो कुछ क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देख लिया करो, 3-3 4-4 बार पढ़ लिया करो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो। और सबसे पहले पेपर में वही क्वेश्चन करने जो आपसे अच्छे से आते हैं, ठीक है। हाँ, ये जब भी दंड चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि क्या करते हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ऑप्शन नंबर बी। एक स्थायी चुंबक क्या करती है, केवल चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करती है, एक केवल चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी धातु के टुकड़े को चुंबक माना जाए तो ये क्या करेगा, चुंबक, अगर कोई चुंबक है तो उसका मेन गुण क्या है, वो प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। अगर कोई चुंबक है तो वो प्रतिकर्षण का गुण रखेगा, ठीक है।
1 मिनट यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ, पॉज का ऑप्शन नहीं आ रहा, छोड़ो फिर। हाँ, प्रतिकर्षित, ठीक है। चुंबक को पूरी तरह विचुंबकित किया जा सकता है। कैसे चुंबकित कर सकते हो? तो छोटे-छोटे टुकड़ों में कर सकते हो, लेकिन वो पूरी तरह से विचुंबकित नहीं होगी। थोड़ा-सा गर्म करके, थोड़ा-सा गर्म करने से कुछ नहीं होगा, वो आपकी थोड़ी बहुत विचुंबकित हो जाएगी, पर पूरी तरह से नहीं होगी। इसे बर्फ के ठंडे जल में डाल दोगे, तब चुंबकित नहीं होगी। लेकिन यह क्या कह रहा है? उचित क्षमता के एक विपरीत क्षेत्र के द्वारा, उचित क्षमता का आपने एक विपरीत चुंबकीय क्षेत्र लगाया, तो उससे क्या हो जाएगी? ये विचुंबकित हो जाएगी पूरी तरह से। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ आती है तो कैसी राशि है? सदिश राशि है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा था? सदिश राशि थी, QM माइनस से प्लस की ओर। एक क्षण चुंबक की चुंबकीय बल रेखाओं के किस, अच्छा, ठीक है, 12वें का आंसर बी, सदिश राशि। हाँ, इनमें से कौन सा सही है? ये जो हमने बना रखा है वही है। ऑप्शन नंबर डी देखो सीधा, यही बना रखा। ऑप्शन नंबर डी यही है जो हमने बनाया है। अंदर लाइनों की संख्या थोड़ी सी बढ़ा दी है, बाकी जो यही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इनमें से सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सभी रिक्त स्थानों के आंसर 0 हैं। सभी रिक्त स्थानों के आंसर 0 हैं। सभी के, खुद से पढ़ लेना सबको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, फिर से रिपीट कर दूं, 14 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक सभी रिक्त स्थानों का आंसर 0 हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 1 वेबर बराबर 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल चुंबकीय पदार्थ जानते हो, ये सबको तुम कर दोगे। एक सर चुंबक, ठीक है। आगे के सारे क्वेश्चन आप लोग कर दोगे। आई रिपीट, चैप्टर नंबर 5 के जो फिल इन द ब्लैंक हैं, उन सब के आंसर क्या है? 0 है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, जो चैप्टर नंबर 6 है आपका 3 नंबर का है, सॉरी 4 नंबर का है। 2 इससे आएंगे लघुत्तरात्मक, 1.5 नंबर के, ठीक है, और एक आएगा अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का। ठीक है, तो आए अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की विमा, चुंबकीय फ्लक्स की विमा, ऑप्शन नंबर डी, ML2 T-2 A-1। ठीक है, फ्लक्स की विमा क्या होता है? फ्लक्स का सूत्र अभी मात्रक हमने देखा था, जूल पर एम्पियर। तो जूल क्या होता है? जूल की मात्रक, जूल की विमा होती है कार्य, कार्य की विमा क्या होती है? ML2 T-2, और एम्पियर का भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा? A-1। लेंज का नियम क्या देता है? प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करता है। चुंबकीय अभिवाह फ्लक्स का मात्रक वेबर। ठीक है, यहां फ्लक्स की बात कर रहा है, वहां पर फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात कर रहा था, ध्यान रखना दोनों अंतर है। लेंज के नियम का उपयोग होता है, लेंज के नियम में किसका उपयोग होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। लेंज के नियम किस संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। एक कुंडली की लंबाई अपरिवर्तित रख के उसकी संख्या, फेरों की संख्या दोगुनी कर देने से उसका क्या होगा? प्रेरकत्व क्या होगा? एल बराबर क्या होता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। फेरों की संख्या आप बढ़ा रहे हो, कैपिटल एन भी लोगे तो भी यही है। फेरों की संख्या आप क्या कर रहे हो? दुगनी कर रहे हो, तो एल कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर की जगह क्या कर रहे हो? 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 4n स्क्वायर ए एल। 4 बाहर ले लिया, एल डैश कितना आ जाएगा आपके पास? 4, और ये एल क्या आ गया? 4 गुना आ गया। क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया? फैराडे के द्वारा दिया गया। ठीक है, फिर आपको दे रखा है रिक्त स्थान। ठीक है, और एकदम इजी सा न्यूमेरिकल दे दिया है, जब किसी कुंडली में 48 एम्पीयर प्रति मिनट की दर से विद्युत धारा परिवर्तित परिवर्तित होती है, तो उसमें 12 वोल्ट का विभव
विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली का स्व प्रेरकत्व एप्सिलॉन बराबर, अच्छा एप्सिलॉन बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कितना होता है एल डी आई बटे डी टी, एल इंटू डी आई बटे कोटिंग बंद नहीं हो जाए, कितना होता है एप्सिलॉन बराबर के एल डी आई बटे डी टी। हाँ, क्या दे रखा है आपको, जब किसी में 48 एम्पियर प्रति मिनट, ठीक है, क्या दे दिया आपको 48 एम्पियर प्रति मिनट, डी आई बटे डी टी कितना दे दिया 48 एम्पियर प्रति मिनट, ठीक है, तो उसमें विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हो जाता है 12 वोल्ट, ठीक है। तो आपको एल का मान निकालना है, एल कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है 48 एम्पियर प्रति मिनट, ये कितना हो गया 12 वोल्ट, और ये कितना है 48 का यहाँ पर भाग देंगे, पर ये क्या है प्रति मिनट, हमें क्या करना है ये प्रति सेकंड कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 60, इसको यहाँ पर आप 60 का खुद से यहाँ भी दे सकते हो, मिनट को 60 सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रति मिनट है, प्रति मिनट है, ध्यान रखना है ना। क्या हो जाएगा, बादल छवि वाल छेदी वाल चौक 48, 4 से कितनी बार गया 15, एल का मान आ गया 15 हेनरी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डी आई बटे डी टी है, ये मिनट है, डी आई बटे डी टी ये है मिनट, इसको सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं 60 का गुना करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 60 का गुना किया है, नीचे की साइड मिनट में जो दे रखा है उसको 60 से गुना किया है, इस चीज का ध्यान रखना। इसको नीचे वाले को जो 1 था उसको मैंने 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो 48 एम्पियर प्रति सेकंड आ गया यहां से, ठीक है 48 एम्पियर प्रति सेकंड आ गया। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट हो गई, अब आप कुछ भी कर सकते हो इसके साथ, ठीक है, आपकी यूनिट में कोई चेंज यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। फिर है स्व प्रेरकत्व गुणांक की विमा ml2 t-2 a-2, ठीक है, ml2 t-2 a-2, ये निकाल लेना, खुद को निकालना सिखाया आप लोगों को, जूल पर एम्पियर स्क्वायर होता है इसका मात्रक, उसका कितना था फ्लक्स का जूल पर एम्पियर था, इसका कितना होता है जूल पर एम्पियर स्क्वायर, बहुत सारे होते हैं, वेबर पर एम्पियर होता है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर होता है, पर डायमेंशन निकालने के लिए कौन सा सही रहेगा जूल पर एम्पियर स्क्वायर, नॉर्मली हेनरी लेते हैं अपन, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। स्व प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है, अभी निकाला है, या फिर वेबर पर एम्पियर लिख सकते हो, जूल पर एम्पियर स्क्वायर लिख सकते हो, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर हेनरी लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स की विमा अभी लिखा है जस्ट पिछले मल्टीपल चॉइस में ml2 t-2 a-1। किसी कुंडली या परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली या परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। किसी कुंडली या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ जाने से सीधी धारा प्रेरित होती है, किसके बढ़ जाने से चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ जाने से। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, अभी पढ़ा ये क्वेश्चन भी हमने, ठीक है। तो यहां पर आपका चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, अच्छा एक पिछले चैप्टर में रह गया था एक, एक क्वेश्चन था वहां पर, मैं देखा था पर मेरे दिमाग से निकल गया, कि आपको क्या कह रहे हैं कैपेसिटर के यूज, 4 यूज, दो तो आपने देख लिए होंगे, आवेश संचय में, दूसरा है आपके पास स्थिर विद्युत ऊर्जा के संचय में, तीसरा लिख देना वहां पर, देखो पहला है आवेश चार्ज स्टोर करने में, आवेश संचय करने में, दूसरा है विद्युत ऊर्जा, ठीक है स्थिर विद्युत ऊर्जा संचय करने में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने में, स्थिर विद्युत ऊर्जा संचय करने में, तीसरा है विद्युत फिल्टर में, चौथा लिख देना स्नेवर,
ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, अब ये क्या है कैसे छोड़ देना, आप तो बस सीधा रट लो, कुछ दिनों बाद अपन जब 12वीं पास कर लेंगे तो अपन के कोई काम के ये बच्चे नहीं अब। ठीक है, बायो वाले हो तो कोई काम के नहीं है, और मैथ वाले हो तो इन चीजों को पढ़ लोगे बाद में दोबारा से। ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 7 के हम चैप्टर्स आज ही डिस्कस किए वैसे में, पर मैं फटाफट फटाफट से इनको करवा देता हूँ। डिटेल में देखने हैं तो उस वीडियो को देख लेना प्लीज। देखो, एक साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, तो अब ये फालतू के मतलब फालतू के तो नहीं है खैर, अब फालतू का समय हमारे पास नहीं है। ऑलरेडी वीडियो आपकी 1.5 घंटे के आसपास की बन चुकी है, तो हम इन क्वेश्चंस को बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, मैं सीधे सीधे आंसर आंसर इनको बता दूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कैसे किए वहां पे देख लेना है ना। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल मैंने क्लास में भी करवाए हैं आज, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो। पहला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण चक्र में माध्य धारा का मान 0 होता है, जानते हो। ठीक है, यदि विद्युत प्रत्यावर्ती परिपथ में शिखर धारा का मान ई नॉट है तो वर्गमात मूल का मान ई नॉट बटे √2 होगा। शाबाश, सही है, ऑप्शन नंबर डी। पहले का ऑप्शन नंबर जी ए, दूसरे का ऑप्शन नंबर डी। भारतवर्ष में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामान्यतः धारा का औसत मान कितना होता है? 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 5, एलसीआर श्रेणी एसी परिपथ में धारा वोल्टेज में कालांतर 0 से π/2 होता है। एक शुद्ध संधारित्र विद्युत का कुचालक होता है, कौन सी धारा के लिए? विद्युत का कुचालक कौन सी? शुद्ध संधारित्र। संधारित्र से डीसी धारा नहीं जाएगी, वहां से सिर्फ एसी धारा जाएगी। और ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कुंडली, कुंडली से डीसी धारा चली जाएगी, एसी धारा प्रतिरोध करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अनुनाद की स्थिति में धारा एवं वोल्टता के बीच का कालांतर 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 8, श्रेणी एलसीआर परिपथ के लिए गलत कथन, ऑप्शन नंबर सी। संधारित्र और प्रेरण कुंडली पर विभवांतर के बीच π/2 कालांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, दिष्ट धारा के लिए प्रयुक्त मीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा नहीं नाप सकते, क्योंकि पूर्ण चक्र के लिए इसका मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया अपने पास। ठीक है, ये अब कैसे हमने एमीटर निकाला था, डीसी एमीटर निकाला था, वो बातें की थी हमने, रहने दो। एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 6 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान होगा 6 एम्पियर है, तो 6 के नीचे दो √2 का भाग दे दोगे, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 3√2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रत्यावर्ती एसी 220 वोल्ट शिखर मान देना कितना होगा? √2 से गुना कर देना, √2 कितना होता है? 1.414। 220 को 1.414 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 311.08 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमान मूल का अनुपात कितना होगा? √2:1 होगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहां से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, एलसीआर श्रेणी परिपथ में शक्ति गुणांक अधिकतम होगा, कब होगा शक्ति गुणांक अधिकतम? रेजोनेंस की किस कंडीशन में? रेजोनेंस कब होता है? एक्सएल बराबर एक्ससी पर, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देती है उसे क्या कहते हैं? उच्चाई ट्रांसफार्मर। वोल्टता को कौन बढ़ाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक एलसीआर परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी पर, एक्सएल बराबर एक्ससी पर, तो एक्सएल का मान ओमेगा एल और एक्ससी का मान 1/ओमेगा सी। अच्छा, यहां से अगर थोड़ा सा वो घुमा दे, ओमेगा एल बराबर के 1/ओमेगा सी, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, ओमेगा सी बराबर के 1/ओमेगा एल। क्या अब रेजोनेंस नहीं आएगा? क्या अब रेजोनेंस नहीं आएगा क्या? आएगा, क्या कह रहा हूं यहां से? ये क्या है? 1/एक्स सी, ये कितना है? 1/एक्सएल। वज्र गुना कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्सएल बराबर के एक्ससी, एक ही बात है, बस लिखने का तरीका अलग कर दिया है, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया है, तो घबराना मत, वही एक ही चीज है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की प्रत्येक द्वितीयक ये दे रखा अपने न्यूमेरिकल किया है, इसका आंसर आया था 240 वोल्ट। अपचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाएगा? अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टता को कम करेगा तो धारा को बढ़ा देगा, वोल्टता वाटता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, हाँ 17 का था, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव मुख्यतः है जूल ऊष्मन का प्रभाव। ठीक है, प्रतिबाधा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दृष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम रेक्टिफायर होता है, दृष्ट कार्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थान पहला है, पहले का आंसर है प्रतिबाधा। ठीक है, दूसरे का परिपथ में बिना ऊर्जा, बिना ऊर्जा मतलब कि वॉटलेस पावर, ऊर्जा की यूनिट क्या है? वॉट, तो वॉटलेस धारा, वॉटहीन धारा। ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर बना वह उपकरण है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बदलने का काम आता है। ट्रांसफॉर्मर केवल वोल्टता में परिवर्तन करता है, शक्ति में नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, फेजर का मान समय के साथ निश्चल रहता है, निश्चल। ठीक है, इनवेरिएंट रहेगा, कोई चेंजेस में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्यावर्ती परिवर्तन के पूर्ण चक्र में धारा की वोल्टता का मान, वोल्टता का अधिकतम मान शिखर मान कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी क्षण विद्युत वाहक बल वोल्टता या धारा के मान को तात्क्षणिक मान कहते हैं। श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा का मान कैपिटल आर के बराबर होता है। एक्सएल बराबर एक्ससी होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो जेड का मान कितना आ जाएगा? आर के बराबर आ जाएगा। प्रतिबाधा का मान ओम होता है, मात्रक ओम होता है। संधारित्र क्या करता है? संधारित्र दिष्ट धारा के मार्ग का अवरुद्ध करता है। ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। शुद्ध प्रेरकत्व का शक्ति गुणांक का मान 0 होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का किलोड प्रत्यार क्यों होता है? भंवर धाराओं के कारण होने वाली ऊर्जा कमी को दूर करने के लिए। ये कर ही दोगे, न्यूमेरिकल है छोटा सा, आपके पास शिखर धारा वर्ग मूल माल दे रहा है, शिखर मान निकालना है, √2 से गुना कर देना। ठीक है, प्रत्यावर्ती प्रतिघात पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस तरह से प्रतिघात घटता है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बढ़ाने पर, प्रेरणिक सॉरी धारितीय प्रतिघात घटता है और प्रेरणिक प्रतिघात तुम्हारा बढ़ता है। रूट एलसी का मात्रक सेकंड होता है। वॉटहीन धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकाल दोगे। क्या आरएल परिपथ में अनुनाद की घटना होगी? नहीं होगी। प्रत्यावर्ती धारा में वॉटहीन धारा का मान लिखो, कितना होगा? I0 sin फाई। ठीक है, ये आप कर दोगे लघुत्तरात्मक प्रश्न, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर हम आते हैं 8 पर। हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये सिर्फ 2 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, 2 नंबर का, एक तो लघुत्तरात्मक आएगा 1.5 नंबर का और एक आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो जो आपको ये जो स्टेटमेंट दे रखे इन्हीं में से आ जाएंगे। ठीक है, इनमें से एक तो याद रखने वाला आपको क्या है? ये जो स्पेक्ट्रम आपको दे रखा है। ठीक है, गामा किरणें साइड में दे रखा है यहाँ पर, देखो सबसे ऊपर गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त, फिर सूक्ष्म तरंगे, फिर रेडियो तरंगे। ठीक है, इसी सीक्वेंस में इनको याद रख लेना। ठीक है, इसी सीक्वेंस में इनको याद रख लेना, चाहे ऊपर से नीचे करो चाहे नीचे से ऊपर करो, एक सीक्वेंस में याद रख लेना। और देखना, ऊपर से जब नीचे आ रहे हो, गामा से लेकर रेडियो तक आ रहे हो, तो क्या हो रहा है? तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ रहा है। तो तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए मान के रूप में आपने याद रख रखा है, तो याद रखना कि किस रूप में याद रखा है। किसी ने उल्टा याद रखा है तो किस के रूप में याद रख रखा है वो याद रखना। ठीक है, चलो। ये सीधे फैक्ट है, इनको याद रखना, ये पढ़ने पड़ेंगे सबको। ठीक है, यहाँ पे मैं इनको डिस्कस करने वाला नहीं हूं। इनमें से किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है? अभी आपने सीक्वेंस याद किया होगा, क्वेश्चन नंबर आगे का अपन। ठीक है, अभी आपने याद किया होगा, सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किसकी है? गामा किरणों की। मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है। इनमें मैक्सवेल नियम क्या करता है? 4 नियम बताए थे मैक्सवेल ने, पर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मैक्सवेल के नियम इनमें से जो भी तीनों कथन दे रखे हैं, इनमें से किसी भी चीज को व्यक्त नहीं करता है। ठीक है, सेकंड का ऑप्शन डी हो गया। अवरक्त किरणें इन क्षेत्रों के मध्य स्थित हैं। अवरक्त किरणें कहां कहां पर है? अब ये सूक्ष्म तरंगों के बीच में है और दृश्य प्रकाश के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी।
निम्न में से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है? किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम है? गामा किरणों की। सबसे ऊपर गामा ही थी। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति किनके द्वारा होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? एक त्वरित आवेश के कारण। कई बार बोली है ये लाइन, क्लास में भी बोलता हूं मैं। एक स्थिर आवेश एक स्थिर विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, एक गतिशील आवेश एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, और एक त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पन्न करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या तरंग होता है? कैसे होते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, इनकी नेचर कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। किसके द्वारा पता चलती है? ध्रुवण के द्वारा पता चलती है। विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण, विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण, अगर संचरण की दिशा ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से गति कर रहा होगा। ठीक है, इस तरह से गति कर रहा होगा। चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से गति कर रहा होगा, एक दूसरे के लंबवत। ठीक है, दोनों के लंबवत होता है। तरंग का संचरण क्या होगा? लंबवत होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये और दिशा कैसे, लंब संचरण कैसे? इस डायरेक्शन में, तो कैसे हो गया? लंबवत हो गया। निम्न में से कौन सा गलत है? सी पढ़ लो सीधा सीधा। विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग सभी माध्यमों में समान होते हैं। नहीं, सभी माध्यमों में समान नहीं आता, अलग अलग माना था। सी बराबर हमने सूत्र निकाला 1/√ऑफ म्यू एप्सिलॉन। ठीक है। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है कौन सी? दूर संचार के लिए कौन सी यूज करते हैं? माइक्रो तरंगे। अच्छा, इनसे ज्यादा क्वेश्चन अपन ने टेस्ट में दिए हैं, उनको जरूर कर लेना। इनको करो नहीं करो, पर उनको जरूर कर लेना। माइक्रो तरंग की आवृत्ति है रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं? परावर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, कोई सा भी इनमें से कोई सा भी गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करती है। नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग देखो कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करती? परावर्तन करती है, ध्रुवण करती है, विवर्तन भी करती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे तीनों गुणधर्मों को प्रदर्शित करती है, तो ऑप्शन क्या आ गया इनमें से? कोई भी नहीं। ठीक है। सातवें का ऑप्शन सी है, आठवें का ऑप्शन सी है, नौवें का ऑप्शन सी है, 10वें का ऑप्शन बी है, 11वें का ऑप्शन डी है। ठीक है। अगर मैं बात करूं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, तो रिक्त स्थान 12वें में क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मीडियम की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती इनके प्रोपेगेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड स्थानांतरित ऊर्जा को तरंग की तीव्रता क्या कहेंगे? तरंग की तीव्रता कहते हैं। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे जिस सतह पर गिरती हैं उस पर दाब डालती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा डाले गए दाब को विकिरण दाब कहते हैं। क्या कहेंगे? विकिरण दाब कहेंगे। विद्युत क्षेत्र सदिश जिस तल में कंपन करता है उसे कंपन तल कहते हैं। ठीक है, जिस तल में कंपन करता है उसे कंपन तल कहते हैं, और ध्रुवण किस में करता है उसको ध्रुवण तल कहेंगे। कंपन तल के लंबवत कौन सा तल होता है? ध्रुवण तल होता है। हाँ, अति लघुत्तरात्मक गणित रूप में लिख दोगे मैक्सवेल समीकरणों को। रिमोट में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगे। ठीक है। कौन से विद्युत क्षेत्र की सारे क्वेश्चन कर दोगे? दो विकिरणों के नाम लिख दे, बहुत सारे अपने 7-8 पढ़े, सबको लिख देना। विद्युत सबको नहीं, दो पूछे तो दो ही लिखना। विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए जो माइक्रोवेव ओवन में कौन सी होती हैं? सूक्ष्म तरंगे होती हैं। कौन से क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति अधिकतम होती है? आवृत्ति अधिकतम होती है मतलब लैम्डा का मान मिनिमम होता है। कौन सी? गामा। ठीक है। इनके बढ़ते हुए क्रम में जमा देने, आराम से जमा दोगे, ये सब काम कर दोगे। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर दृश्य तरंग दैर्ध्य परास कौन सा रखता है? प्रकाश। और आप सारे क्वेश्चन इसमें से कर सकते हो। ठीक है। इसी के साथ में आपकी पहली बुक के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है। और आपकी वीडियो 1 घंटे 40 मिनट की हो चुकी है। अब देखो, पहली बुक के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। ऑप्टिक्स वाली वीडियो आपको कल सुबह 6 बजे मिल जाएगी, और ये वाली वीडियो आपको कल दोपहर में, मतलब कि आज कितनी तारीख है? कल क्या, आप तो आज ही हो गया, 6 मार्च को दोपहर में 12 बजे मिल जाएगी। ठीक है।
आज ही हो गया बेटा, 1:42 हो रहे हैं, 6 मार्च हो चुकी है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको 12 बजे दोपहर में मिल जाएगी। और इसका जो सेकंड पार्ट है, कल आज 6 तारीख है, ठीक है। हाँ, तो इसका सेकंड पार्ट जो है आपको, ये भी आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। ये 12 बजे अपलोड हो जाएगी, जैसे स्कूल से फ्री होंगे हम लोग, तो 4 बजे 5 बजे तक मैं रिकॉर्ड करके आपको 7 या 8 बजे तक आपको इसका सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट भी आपको इसका 7 या 8 बजे तक कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी के वैसे सेकंड पार्ट के ज्यादातर चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। 9वां कर लिया हमने, 10वां नहीं किया है, 11वां नहीं किया, 12वां 13वां भी हमने कर लिया है। तो कौन सा बचा है, 10वां 11वां और 14वां, 3 चैप्टर बचे हैं। हालांकि मैं सारे को एक साथ कर दूंगा दोबारा से, पर कर चुके हैं हम। तो फटाफट इन क्वेश्चंस को पढ़ के अपनी तैयारी पे लग जाओ। ठीक है, आपके लिए हम भी रात में 2-2 बजे तक जग के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, तो आप भी 3-4 दिन और सही, 27 तारीख 28 तारीख तक और सही, रात में 2-2 बजे तक पढ़ के पढ़ाई करो और लग के बढ़िया रिजल्ट दो। राधे राधे।